हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो डिफरेंट मेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी का अब हम मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है तो वैसे आपके ढेर सारे लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं वहाँ पे आपके ऐप के ऊपर। जैसे पूरा सेल ख़त्म हो चुका है, सेल बायोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी है या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एनिमल फिजियोलॉजी लगभग ख़त्म हो चुका है, प्लांट फिजियोलॉजी हो चुका है, जेनेटिक्स हो चुका है, मॉलिक्यूलर हो चुका है। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इकोलॉजी हो चुका है। इकोलॉजी का भी हम ऐसे ही पेपर लेकर आएंगे जितने भी अभी तक जहाँ जहाँ से मुझे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके जैसे पीसीएस का मेंस हुआ, ठीक है, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी के पूछे जा चुके हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए अभी जीआईसी का मेंस तो हुआ नहीं था, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न पे या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। और कलेक्ट करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें मिसिंग हैं, जो हमने नहीं पढ़ाया है बाय द वे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। आज आप अपने जो अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है प्लांट फिजियोलॉजी का उसको ज़रा चेक करिएगा, और फिर कल इसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी या जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने नहीं कराया है वो मैं कल सॉल्यूशंस के साथ इसको डिस्कस करूँगी। ठीक, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 60 क्वेश्चंस के आसपास हैं। शॉर्ट आंसर का एक एक क्वेश्चन अगर ले लिया जाए तो वैसे 40 क्वेश्चंस हैं। प्लांट फिजियोलॉजी है बस, अगर आपने इसको कर लिया पूरा तो प्लांट फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप चाहे जहां से आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी तरीके का प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होगा जिसमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप पहला है चैप्टर, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स है, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्लांट फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट मूवमेंट है, बहुत सारे, मतलब लगभग 6 से 7 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। और उस 6 से 7 चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और अभी मैंने कम से कम आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 लेक्चर्स मेरे प्लांट फिजियोलॉजी के पढ़े हुए हैं ऐप के ऊपर। सारे टॉपिक, चाहे वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप हो मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो, रेस्पायरेशन इन प्लांट इसका भी 2 लेक्चर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसका भी 2 लेक्चर है, और फोटोसिंथेसिस का भी 2 लेक्चर है, मिनरल न्यूट्रिशन का भी 2 लेक्चर है, प्लांट हार्मोन का 1 लेक्चर है, ठीक है, और इसके अलावा प्लांट मूवमेंट का भी 1 लेक्चर है। तो अगर आप इतना देख लेते हैं और उसके बाद ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट। इसके पहले हमने आपको सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन सब का भी मैंने पूरा का पूरा आपको एक मॉडल पेपर करा दिया था। जेनेटिक्स के भी मॉडल पेपर हम लोग करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का भी मॉडल पेपर मैंने किया हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मॉडल पेपर करेंगे। इसके बाद आने वाले टाइम में मैं बता दे रही हूँ आपको अब एकदम रेस्ट नहीं करना है। दिवाली के बाद से और भी ज़्यादा लेक्चर्स, अब जो भी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें भी दिवाली के बाद से, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक, इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको कैसे कवर करना है, ओके, कैसे आपको राइट करना है, कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग दिवाली के बाद डिस्कस करेंगे। दिवाली के पहले भी आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे। तो इसके बाद वाला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा होगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, ठीक है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर कंबाइंडली होगा। ठीक, तो चलते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, उसको अब आप अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेक करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एकदम कितना अच्छा क्वेश्चन है। गिव अ कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स विद देयर एग्जांपल। अब प्लीज इसको आप अपने, जो भी आपने नोट्स बनाया है मेरे लेक्चर से या फिर जैसे भी आपने प्रिपरेशन करी है, आप इसको देखिएगा। C3 प्लांट भी मैंने आपको C3 साइकिल पढ़ाया है, C4 साइकिल पढ़ाया है, दोनों में आराम से आप एक डिफरेंस भी कर सकते हैं और दोनों का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। डिफरेंस में आपको क्या लिखना है,
डिफरेंस में यही लिखना है कि C3 प्लांट में कौन सा साइकिल होता है, C4 प्लांट में कौन सा साइकिल है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, इसमें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, इसमें जो है कि कितने तरीके की सेल्स होती है, इसमें कितने तरीके के सेल्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि C4 में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मीसोफिल, बंडल सीट, कहाँ पे क्रांजिनोटोमी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कौन हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, कौन हाई या आप कह सकते हैं कि कौन हाई लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कौन ग्रीन हाउस क्रॉप है, कौन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है वो आप यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हैं। आप C3 साइकिल को डिस्क्राइब करिए बहुत ब्रीफ में, C4 साइकिल को डिस्क्राइब करिए। आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस में मैंने इस चीज़ पढ़ाया है, फिर दोनों में अंतर दे दीजिए और दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ मैं कल आपको बताऊंगी भी, अभी क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेक करिए, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो आप देख लीजिए इसको। फिर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन विद इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया है, हालांकि बहुत ब्रीफ में पढ़ाया है। मैं कल इसको एक बढ़िया से, जब मैं कल इस पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करूंगी तो मैं इसको डिस्कस भी करूंगी, इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक। हालांकि मैंने आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल को ही कहते हैं, ठीक है, या ग्लाइकोलेट पाथवे को कहते हैं। क्यों कहते हैं, C2 साइकिल क्यों कहते हैं, इसको PCO पाथवे भी कहते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या है। डिमेरिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ATP बनता है, ना NADH बनता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं और मैं कल इसको फिर से डिस्कस करूंगी, ठीक। देखिए, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, write about natural and synthetic auxin and their role in agriculture and horticulture। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन्स क्या है, तो मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स के डिस्कवरी के बारे में बताया है। जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं सबकी डिस्कवरी सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी का मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब चांस डिस्कवरी, ठीक। 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया और सबसे पहले प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने अपना जो क्या नाम है, फोटोट्रोपिज्म पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सारे के सारे प्लांट हार्मोन आप लिख दीजिए, उनका केमिकल नेचर मैंने आपको अच्छे से बताया है वो लिख दीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर सबके बारे में लिखना है, नहीं, इसके बाद इन्होंने ये कहा है राइट अबाउट नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। तो मैंने नेचुरल ऑक्सिन के बारे में भी बताया है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ये सारी चीज़ें बताई हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था 2,4-D और 2,4,5-T जो मैंने आपको बताया था एजेंट ऑरेंज के बारे में, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, ये चीज़ें मैंने एपिकल डोमिनेंस और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक। देखिए, अभी आप चेक करिए कि कितना आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद देयर बेनिफिट्स। अभी मैंने ये लेक्चर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने कहा था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एग्जाम के अंदर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने कितने अच्छे से आपको बताया था कि जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में चेंज किया जाता है। हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे 16 ATP लगता है, ठीक है। हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और कितने बायोलॉजिकल, इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डाइज़ोट्रॉफी भी कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है मैंने क्लासिफाई किया था और पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक। कैसे लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके स्टेप क्या क्या है, वो मैंने अभी आपके प्लांट फिजियोलॉजी के मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले फोल्डर में ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक, देख सकते हैं आप। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ। देखिए, मैंने जब आपको प्लांट हार्मोन पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे क्रिटिकल डे लेंथ के बारे में भी मैंने बताया है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट डे, लॉन्ग डे
एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, सबके शॉर्ट डे प्लांट्स के, लॉन्ग डे प्लांट्स के और डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको। अभी जाइएगा प्लांट फिजियोलॉजी के फोल्डर में जाइए, प्लांट फिजियोलॉजी के फोल्डर में मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में जाइए। वहाँ पे मैंने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया भी है, उसका ट्रिक भी बताया है कैसे याद रखना है, इनके रोल क्या क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम होते हैं। राइट दियर रोल इन प्लांट, इनका रोल भी मैंने आपको बताया है। ओके, जरूर आप इसको देखिएगा। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोमेटा विद एग्जांपल। देखिए, हमने स्टोमेटा भी आपको पढ़ाया है, कितने टाइप के स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बताया था, एप्पल एंड मलबरी टाइप, पोटैटो टाइप, ठीक है। इसके अलावा पोटैमोजिटॉन टाइप, बहुत सारे टाइप के स्टोमेटा हमने पढ़ाए हैं। ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में ये आपको दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन देख ले, कहाँ गया भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहाँ तक हो गया था, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल, अच्छा क्रिटिकल माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। मेरे लेक्चर्स जो मैंने अपलोड अभी तक किए हैं, जो मैंने लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, उसमें से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। और छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है। अगर आप उसे नहीं कर पाते हो तो मुझसे कल मैं इसे विद सोल्यूशंस करा दूंगी, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नहीं कराया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर दिया है डिस्क्राइब डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंड वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में मैंने डीपीटी का एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है आपको, और वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया है, और वाटर पोटेंशियल और डीपीटी की मतलब जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में कैसे रोल प्ले करते हैं, ये वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एब्सिशन। अब देखिए एब्सिशन वर्ड आ गया, यहाँ पर केवल आपको एब्सिशन में इनका रोल बताना है। कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन हैं जो एब्सिशन में रोल प्ले करते हैं, तो आपको पता है एब्सिशन का मतलब क्या होता है। देखिएगा अब आप प्लांट हार्मोन वाले टॉपिक में जाइए, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्लांट हार्मोन पढ़ाया है। मैं एब्सिशन के बारे में वहाँ पे किस किस हार्मोन का नाम ली हूँ मैं। एक तो ऑक्सिन, देख लीजिएगा, मैंने कहा था ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्री मेच्योर एब्सिशन को रोकता है और मेच्योर जो प्री मेच्योर टिश्यूज हैं उनके एब्सिशन को रोकता है, जबकि मेच्योर टिश्यूज के एब्सिशन को प्रमोट करता है। ये बात मैंने ऑक्सिन के बारे में बताया है। तो एक तो ऑक्सिन हो गया। दूसरा खुद एब्सिसिक एसिड के बारे में भी मैंने बताया है कि एब्सिसिक एसिड किस तरीके से लीफ के जो पल्विनस होते हैं इसमें, ठीक है, सुबेरिन का डिपोजिशन कराता है और किस तरीके से ये एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात मैंने आपको एब्सिसिक एसिड वाले टॉपिक में पढ़ाया, तो एक बार इसको चेक करिएगा। ओके, कल मैं डिस्कस भी करूंगी। डिस्कस द रोल ऑफ वर्नलाइजेशन इन फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन याद करिए, बताया है मैंने वर्नलाइजेशन यारो, जो मैंने आपको वर्नलाइजेशन या फिर क्या कहते हैं उसको स्प्रिंगिफिकेशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू प्रमोट द फ्लावरिंग, तो उसको हमने वर्नलाइजेशन के अंतर्गत इसको पढ़ाया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। फिर से फोटो रेस्पिरेशन आ गया। फोटो रेस्पिरेशन अभी हमने ऊपर देखा था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब वही आपका C2 साइकिल। C2 साइकिल को हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं या फिर इसको हम PCO पाथवे भी कहते हैं, ठीक। डिस्क्राइब केल्विन साइकिल एंड इट्स एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस। केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल, एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ मैंने C3 साइकिल और उसके क्या क्या एंजाइम्स हैं जो उनका रोल है। C3 साइकिल में 3 स्टेप भी आप बस आपको बताना है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। उनमें कौन कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं, कहाँ पे कितनी ATP लग रही है, कहाँ पे कितना NADH2 लग रहा है, NADPH लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP की जरूरत पड़ती है, 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADH2 NADPH की जरूरत पड़ती है। ये बात मैंने आपको बताई है ना। तो C3 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना ATP लगेगा, 18 ATP लगेगा और
12 NaDH2 लगेगा। ठीक, कितना? 12 NaDH2 लगेगा। ठीक है, ये चीज हमने आपको डिस्कस भी किया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए क्या है, राइट ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसको भी मैंने, आप प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट वाटर रिलेशनशिप यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बना के समझाया है कि किस तरीके से क्या क्या वाटर एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म है। ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है प्लांट। फिर व्हाट इज C4 कार्बन फिक्सेशन। C4 कार्बन फिक्सेशन का मतलब C4 साइकिल को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। C4 साइकिल को डिस्कस करना है C4 प्लांट्स में। तो C4 साइकिल मैंने आपको पढ़ाया भी है कि C4 साइकिल कहाँ होता है। बंडल सीथ, मेसोफिल सेल और बंडल सीथ के बारे में मैंने आपको बताया, कहाँ रूबिस्को प्रेजेंट होता है, कहाँ पे केस प्रेजेंट होता है। डिस्क्राइब करिए इसको। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन जैसे जैसे पूछा है बस मैंने वैसे ही लिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। फिर वही माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्वेश्चन आ गया, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट। कहाँ गया, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन क्रेब्स साइकिल, मतलब वही C3 साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, देखिए नाइट्रोजन साइकिल, तो अब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन साइकिल अगर आ जाए या ये क्वेश्चन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आ जाए, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आ जाए तो आप इसमें आपको 4 स्टेप लगाने हैं। कौन कौन सा लिखना है, अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, अभी कल परसों ही पढ़ाया था मैंने इसको। नाइट्रिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है, कौन कौन से नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था वैसे ही लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम भर भर के नहीं लिखना है, फ्लो चार्ट में बस टू द पॉइंट लिखना है। और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा बहुत लिखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सारे स्टेप्स बस पॉइंट 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 डाल दीजिए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एक शॉर्ट नोट लिखने को कह रहा है तो कितना ही लिखेंगे इसमें। ठीक, अगर यही लॉन्ग टाइप में आता तो फिर आपको लॉन्ग लिखना पड़ता। और लास्ट में अमोनियम आयन एसिमिलेशन, अमोनियम आयन एसिमिलेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाता है, अमोनियम आयन में। और अमोनियम आयन बहुत टॉक्सिक है, इसलिए अमोनियम आयन को तुरंत किसी न किसी चीज़ में चेंज करना होता है। तो उसमें 2 स्टेप बताया था मैंने, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, इसके बाद कैटालिटिक एमिडेशन भी बताया था, किस तरीके से एमिनो एसिड से एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, आगे चल रहे हैं। आगे देखें, देखिए फिर क्या दिया, शॉर्ट नोट ऑन C3 एंड C4 साइकिल। ये तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने डिस्कस किया था C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीड डॉर्मेंसी। देखिए सीड डॉर्मेंसी भी हमने आपको पढ़ाया है, प्लांट मूवमेंट वाले टॉपिक में जाइएगा, प्लांट मूवमेंट वाले टॉपिक में जाइएगा, वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से सीड डॉर्मेंसी के क्या क्या कॉजेस हैं, ठीक है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से सीड डॉर्मेंसी या सीड जर्मिनेशन को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको प्लांट मूवमेंट वाले टॉपिक में है। फिर राइट अ नोट ऑन फर्मेंटेशन। देखिए ये आपके रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में है, पढ़ाया है मैंने फर्मेंटेशन क्या है, कितने तरीके का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों को डिस्क्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टू द पॉइंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट राइट नहीं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सीन एंड इथाइलिन इन एग्रीकल्चर। सबका रोल मैंने बताया है, ऑक्सीन का भी, इथाइलिन का। इथाइलिन में हमने एकदम अच्छे से आपको इथेफॉन वगैरह बताया है, उसको देख लीजिएगा। ऑक्सीन का भी रोल आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे फिर से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले में जाना है। डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डिफ्यूजन को, सब कुछ मैंने आपको समझाया है, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस
अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हालांकि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, इसको भी मैं कल डिस्कस कर दूंगी। ठीक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको, कहीं और किसी सोर्स से ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक अच्छा नोट कल आपको प्रोवाइड करूंगी जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एकदम लिखा हुआ आपको मिलेगा, समझाते हुए मैं आगे चलूंगी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस अबाउट C2 साइकिल इन प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, कमेंट। तो वही चीज है कि फिर से हमने कहा कि C2 साइकिल का मतलब फोटो रेस्पिरेशन और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन किसके किसके बीच में, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। मैंने एकदम कॉलम बना के ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में डिफरेंस किया हुआ है। अगेन ये किसका, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें है। मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट, ठीक, आराम से मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट के बारे में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी पढ़ाया था मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में। किसमें, प्लांट फिजियोलॉजी के मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके, आगे चलें, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ही करना है सब में, अभी डिफरेंशिएट करते रह जाना है आपको, डिफरेंस करना है। साइटोकाइनिन इथाइलिन, डिफरेंस करिए ना, साइटोकाइनिन का केमिकल नेचर क्या है, इथाइलिन का केमिकल नेचर क्या है। ये गैसियस हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन के इंपॉर्टेंट रोल, इथाइलिन के इंपॉर्टेंट रोल, बस आप डिफरेंशिएट करते जाइए। नास्टिक एंड ट्रॉफिक मूवमेंट, ये तो आपको प्लांट हार्मोन वाले टॉपिक में मिल जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी के फोल्डर में प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में मिलेगा और ऐप के ऊपर है। और ये नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये आपको प्लांट मूवमेंट वाले टॉपिक में मिल जाएगा। एकदम अच्छे से मैंने आपको बताया है कि क्या नास्टिक मूवमेंट होता है और कौन ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, सबका मैंने फ्लो चार्ट के सहारे से आपको समझाया है। ठीक, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एकदम फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में जाइए आप, फोटोसिंथेसिस में जाइए और फोटोसिंथेसिस में जाने के बाद आपने उसको कवर कर ही लिया होगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैंने ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बताया है। ऑक्सीजेनिक में मैंने कहा था कि देखिए जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर दे रही हूँ, वो कहाँ कहाँ होता है, वो प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस केवल प्रोकैरियोट में होता है। अब 1 मिनट यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा प्लांट फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर खोलिए, देखिए वहाँ पे अगर आपने अपना नोट बनाया तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिख दिया है मैंने, ये मिट नहीं रहा यार। देखिए मैंने कहा था एक तरफ आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजेनिक, और दूसरी तरफ एनऑक्सीजेनिक। देखिए मैंने ऐसे ही बिल्कुल समझाया है आपको, ऑक्सीजेनिक दोनों में होता है, कहाँ पे, प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। एनऑक्सीजेनिक केवल प्रोकैरियोट में होता है, और एनऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, इन बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया में, इसीलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। जबकि हमने कहा था ऑक्सीजेनिक किस प्रोकैरियोट में होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया या बीजीए आप इसको कह लेंगे, तो बीजीए में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। और यूकैरियोट्स में भी मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, हमने कहा था इन लैंड प्लांट्स और इन डायटम्स, ठीक है, डायटम्स। तो अब देखिए कैसे आपको लिखना है, एक इफेक्टिव जो आपका आंसर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लैंड प्लांट में आपको क्या क्या लिखना है भाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब लैंड। डायटम्स में भी मैंने आपको बताया था, अरे सॉरी, इन प्रोटिस्टा, डायटम्स नहीं प्रोटिस्टा, इन प्रोटिस्टा बताया था मैंने आपको, प्रोटिस्टा में डायटम्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि फिर आपको क्या करना है भाई, देखिए ऑक्सीजनिक अगर फोटोसिंथेसिस की बात हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम होता है ऑक्सीजनिक में मैंने बताया भी था, यहाँ साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि ये जो है विजिबल लाइट यूज करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज करते हैं, और ये हमेशा और हमेशा यूवी रेड, हमने क्या बताया, सॉरी IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बताया था, आप बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और इसमें डिफरेंस देखेंगे ना तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ाया है।
फिर देखिए क्या दिया है, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में आप अंतर कर सकते हैं। हमने कहा था नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, जबकि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस एक रिडक्टिव प्रोसेस है और एनारोबिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है भाई, हमने कहा था यहाँ पे अमोनियम, अभी हमने पढ़ाया था नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। ठीक, तो ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। रेस्पायरेशन एंड कंबशन, अब ये चीज आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, कल हम बता भी देंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। जनरली हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन को ही कह देते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगी। ठीक, ओके, अब देखते हैं, आगे आते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, यहीं से था शायद, एक मिनट। कहाँ आ रहा है, अच्छा चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कुछ देखिए, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, इसमें भी मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाइएगा, फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है, फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, आराम से इसको आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले में जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बता सकते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं और टर्गर प्रेशर किसको कहते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन। फिर ऑस्मोसिस, ये भी आराम से लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है आपको, डॉर्मेंसी, जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन आपका क्या है, ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। डॉर्मेंसी आपका प्लांट मूवमेंट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था डॉर्मेंसी को। ठीक, और जिब्रेलिन्स आपका प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया मैंने। ठीक है, और इसके बाद आगे आए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। देखिए कितने अच्छे से मैंने आपको अभी कल ही बताया था नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में, कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और मैंने कहा था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव, मतलब दिस कैन नॉट वर्क इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होता है, लेग हीमोग्लोबिन, बताया था मैंने, लेग हीमोग्लोबिन। और मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन होता है, अभी कल मैंने डिस्कस किया था। देखिए शॉर्ट नोट में कितना ही लिखेंगे आप। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको निफ जीन कहते हैं, और निफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, और निफ जीन के साथ साथ कुछ एक्सेसरी जीन होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए, उसको हम फिक्स जीन कहते हैं। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो देखिएगा अभी मैं जल्दी ही इसको मिनरल, ये कहाँ जाएंगे आप, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, किसमें, मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक, उसमें है ये। आगे चलें, एसेंट ऑफ सैप, क्या है ये, एसेंट ऑफ सैप। अरे कितना अच्छे से मैंने आपको बताया ना, ये मिनरल प्लांट क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में जाएंगे अगर आप, ये तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मैंने बताया था कि किस तरीके से एसेंट ऑफ सैप होता है, जाइलम सैप कैसे ऊपर चढ़ता है, कौन कौन सी थियरी दी गई है। डिक्सन एंड जॉली ने इसको कौन सी थियरी क्या 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 दिया था, कोहेसन टेंशन थियरी, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मैंने प्लांट मूवमेंट में पढ़ाया है आपको। देखिए जियोट्रॉपिज्म ये प्लांट मूवमेंट वाले में जाइएगा। फोटो पीरियोडिज्म, ये भी मैंने आपको प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, प्लांट हार्मोन, फोटो पीरियोडिज्म। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पढ़ाया है मैंने, प्लांट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में,
प्लांट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में साइक्लिक में क्या है, नॉन साइक्लिक में क्या है। साइक्लिक में केवल PS1 है, नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों है, ठीक है। साइक्लिक कब होगा, नॉन साइक्लिक कब होगा, इसमें क्या कहते हैं, किसमें ATP बनेगा, दोनों में बनेगा क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों का नाम है। किसमें केवल NADH2 बनेगा, किसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, किसमें वाटर का ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलिए देखिए, एपिकल डोमिनेंस फिर ऑक्सिन वाली या प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे एपिकल डोमिनेंस मैंने आपको ऑक्सिन वाले टॉपिक में पढ़ाया है, ऑक्सिन हार्मोन। हिल रिएक्शन देखिए ना, हिल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी है। हिल रिएक्शन मैंने फोटोसिंथेसिस का पहला ही लेक्चर, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाइए। बस मैं आपको देखिए चेक करवा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोग ना अभी बहुत प्रेशर ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन ना एक अच्छे रिदम में करिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे पास जितनी सामर्थ्य है मैं पूरा ताकत लगा दूंगी आपके एग्जाम तक, जितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा सकती हूँ। और आपको मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन पेपर में मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी और आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखना है। आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, जैसे मैं बताते जा रही हूँ तो अब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अपने से भी, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मैंने दिया है, फिर मैं इसको आपको क्या कहते हैं, आपकी हेल्प इस तरीके से भी कर रही हूँ कि आप सारे पेपर भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। हिल रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक मैंने सारा का सारा पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने आपको रेड ड्रॉप फिनोमेनॉन, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको हिल रिएजेंट, सब कुछ हिल रिएजेंट के बारे में भी मैंने बताया था, DCPIP। हिल रिएक्शन क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे देखिएगा, ओके। आगे चलें तो शॉर्ट नोट ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। शॉर्ट नोट लिखना है मतलब आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, हिल रिएक्शन के बाद आते हैं। अब देखिए अभी फिर से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है हिल रिएक्शन के बाद। रोल ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए लेग हीमोग्लोबिन अभी मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में इसको पढ़ाया है, ठीक। लेग हीमोग्लोबिन क्या है, इसका कलर क्या है, ठीक है। हमने कहा था कि क्योंकि ये जो है स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जितनी भी वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लेग्यूम सॉरी नोड्यूल्स के अंदर, ये नोड्यूल को पिंक कलर प्रोवाइड करता है, बताया था मैंने, पिंक या रेड कलर प्रोवाइड करता है। और लेग हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, एकदम टू द पॉइंट लिखिए, कोई जरूरत नहीं है कि कॉपी भरे ज़्यादा लिखे नहीं, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें टू द पॉइंट 4-6 लाइन लिख दीजिए बस हो जाएगा, ठीक। और भी आप नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे 2-3 चीज़ डाल दे सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर सिंस नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैन नॉट ऑपरेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप अपने से थोड़ा सा तो सेंटेंस बनाएंगे ना, तभी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा ना ये सब सारी चीज़ें आपके एग्जाम में। फिर देखिए क्या दिया है, फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे मैंने पढ़ाया है फाइटोक्रोम में PR PFR ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। और नहीं भी होगा, अगर थोड़ा भी पढ़ाया होगा मैंने तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगी। रोल ऑफ ऑक्सिन एज ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक, ऑक्सिन का रोल, ओके। डिस्क्राइब C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आपका फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, सब घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि देखिए होता क्या है, एकदम सुपरफिशियल टाइप के क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन सुपरफिशियल हैं, बिल्कुल डीप नहीं पूछा है या कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या दिया है, हाउ विल यू शो दैट लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक रिएक्शन, ठीक, फोटो पीरियोडिक रिएक्शन। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी से थोड़ा सा ना लगा कि हाँ ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ विल यू शो दैट लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक रिएक्शन या फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, यहाँ पे होना चाहिए, ओके। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं जब आपको प्लांट हार्मोन पढ़ा रही थी, ठीक है, तो प्लांट हार्मोन पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट बताया था, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था, शायद अगर नहीं भी बताया होगा ना, मैं चेक करूंगी पहले वीडियो में कि मैंने बताया है कि नहीं, अगर नहीं बताया होगा तो मैं कल बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बताया था। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि एक हम ले लेते हैं यहाँ पे
हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये मान लीजिए हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमने एक प्लांट रखा हुआ है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, एक्चुअली सिस्टम हैंग होने लगता है अगर यहाँ पे ना एक सेकेंड। देखिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो नए नए ऐड हो रहे हैं वो हमसे पूछते चले जा रहे हैं कि मैम कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा है। तो यही सब दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में। आप लोग एडमिशन लेने में देर कर देते हैं, फिर समझ में नहीं आता बाद में आने के बाद कि कितना पढ़ा जाए। ठीक है, तो अभी क्या है मैं बता रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है आपको। सॉरी अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ओके, हाँ हम क्या पढ़ा रहे थे, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट ना। हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक, क्या दिया हुआ है, दैट इज द स्टिमुलस। तो मैंने आपको फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि इस तरीके से आप क्या करेंगे कि एक प्लांट, एक जगह यहाँ पे एक प्लांट लेंगे, ठीक है, और इस प्लांट में मैंने कहा था ये वाला जो प्लांट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक प्लांट आपने ग्रो कराया और यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कराया, ठीक। कोई लॉन्ग डे, सपोज करिए कि दिस इज द लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए, लॉन्ग लाइट कंडीशन चाहिए। आपने यहाँ पे लॉन्ग लाइट कंडीशन दिया तो यहाँ पे फ्लावरिंग होती है, क्या होती है, फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक। अब क्या करिए, ये भी लॉन्ग डे प्लांट है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया है फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट, ये बताने के लिए कि जो पत्ती है यहाँ पे है ना, हाउ विल यू शो दैट लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन, ये बताने के लिए कि जो लीफ है वही फोटो पीरियोडिक या लाइट का परसेप्शन साइट होता है, ठीक। ये मैंने कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने कहा था कि लाइट के प्रेजेंस में लीफ में ही फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने कहा था एक लॉन्ग डे प्लांट लीजिए, उसको आपने लाइट देना है, लॉन्ग लाइट कंडीशन देना है, तो फ्लावरिंग हो रही है। अब ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसको आप लॉन्ग लाइट ना देके इसको शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट दीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट। अगर आपने इसे शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट दिया तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉन्ग लाइट कंडीशन, बिकॉज इट इज लॉन्ग डे प्लांट, सो इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग लाइट कंडीशन, एंड इन absence ऑफ लॉन्ग लाइट कंडीशन इट विल नॉट फ्लावर। ओके, तो अब क्या करिए कि आप इसे फिर से दोबारा से शॉर्ट ड्यूरेशन की ही लाइट दीजिए या शॉर्ट लाइट कंडीशन में रखिए इसको, और इसकी एक पत्ती निकाल लीजिए, इसकी एक पत्ती यहाँ पे ग्राफ्ट कर दीजिए इस वाले पेड़ की। अब आप देखिए कि इसको शॉर्ट लाइट कंडीशन देने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, बिकॉज कि यहाँ पे लाइट मतलब ये ड्यूरेशन जो यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्ग ड्यूरेशन की लाइट आपने दिया था तो पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया था, और फिर वो पत्ती उठा के यहाँ पे आपने लगा दिया तो वो फ्लोरिजन हार्मोन तो इसको मिल गया, तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी, आप भले ही लॉन्ग लाइट कंडीशन ना दीजिए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको शायद समझाया था, ठीक है। एक बार मैं वंस अगेन वीडियो में चेक करूंगी, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मैंने बताया होगा तो मैं इसको करा दूंगी कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं कि लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक। What are the different pathway of carbon dioxide fixation in green plant? Which type of fixation is most efficient and why? अब देखिए कितना अच्छा सवाल है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कितने टाइप का होता है, मैंने आपको C3, C4 कैम पाथवे सब बताया। Which is the most efficient pathway? बिल्कुल सही, C4 पाथवे इज द मोस्ट एफिशिएंट पाथवे, बिकॉज वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसीलिए ये
हाई लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, हाई टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये ट्रॉपिकल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि C4 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, और मैंने ये आपको कोरिलेट भी किया था ये तो फोटोसिंथेसिस का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसे आपको और इफेक्टिव तरीके से लिखना है तो मैंने आपको ट्रांसपिरेशन रेशियो भी पढ़ाया था। याद करिए, मैंने ट्रांसपिरेशन रेशियो पढ़ाया था ना। देखिए, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपिरेशन रेशियो मैंने कहा था, ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अपॉन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बात मैंने आपको बताई थी, फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमने कहा था कि जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जबकि C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। ये बात हमने आपको बताई है, ठीक है। तो दिस विल बी द मोस्ट एफिशिएंट, क्योंकि ये वाटर का लॉस कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है वाटर का लॉस? ठीक है, इसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी है, जैसे मैंने इसके सारी चीज़ें आपको बताई थी कि इसकी एनाटॉमी कैसी होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग ये आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब हैच एंड स्लैग पाथवे। आराम से इसको बता सकते हैं। हैच एंड स्लैग पाथवे का मतलब क्या भाई? C4 पाथवे। थोड़ी मेहनत करिए, लग जाइए 8 घंटे, JIC मेंस जिसको देना है 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अभी ऐप के ऊपर कम से कम 102-104 वीडियोस पढ़ चुके हैं। अब आपको समझिए कि आपको कितना तेजी से पढ़ना है, ठीक है। हालांकि एनिमल फिजियोलॉजी का वीडियोस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक एक वीडियो से एक एक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपको फ्री में इतने ज़्यादा वीडियो मिल रहे हैं, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी का मैं चाहती तो केवल 1 शॉट लेक्चर डाल देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाए, इसलिए मैं उसको पूरा डिटेल वीडियो भी आपको एनिमल फिजियोलॉजी का दे रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें डिटेल ही है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिस्कस अबाउट फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? वही साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। ये फिर से आपका वो आ गया किसमें, किसका ये टॉपिक है आपका? फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोफास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। जहां भी फास्फोराइलेशन आए तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो फोटोफास्फोराइलेशन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्बिबिशन। इम्बिबिशन भी मैंने आपको पढ़ाया भाई। इम्बिबिशन इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको इम्बिबिशन बहुत अच्छे से बताया था। इम्बिबिशन की वजह से क्या होता है, ठीक है। वहीं पे मैंने आपको क्या बताया था, इम्बिबिशन प्रेशर क्या होता है, और क्या मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, हाइड्रेशन, वेटिंग जो मैंने आपको बताया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की है, जस्ट मेरे दिमाग से स्किप कर गया है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल का जो इम्बिबिशन प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया, उसको देख लीजिएगा। मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, जाइएगा आप मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, उसमें जो दूसरा लेक्चर है, ठीक, उसका जो दूसरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कैसे क्लासिफाई करना है आपको। डाइजोट्रॉप्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? डाइजोट्रॉप्स कहते हैं। कैसे क्लासिफाई करना, ये मेरा यूट्यूब पे भी ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे भी डालेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अंजू मौर्य तो वहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसमें मैंने कहा था फ्री लिविंग कौन कौन से हैं, सिम्बायोटिक कौन कौन से हैं, फ्री लिविंग में एनारोबिक कौन से हैं, एरोबिक कौन कौन से हैं, सिम्बायोटिक में विद नोड्यूल फॉर्मेशन, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, सब कुछ बस आपको वैसे ही करना है, ठीक। चलिए आगे देखें, आगे चलें। क्वेश्चंस देखिए कितने अच्छे हैं। तो अभी आपका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना बूस्ट हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। डिस्कस, फिर क्या है,
डिस्कस ब्रीफली अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सारा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, इथाइलिन, सब 5 ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया मैंने। डिस्कस अबाउट माइकोराइजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माइकोराइजा मैं कल डिस्कस करूंगी। हालांकि माइकोराइजा के बारे में तो आपको पता है ही, लेकिन माइकोराइजा अगर लिखने को आ गया तो कैसे लिखेंगे ये मैं कल डिस्कस करूंगी आपको, ठीक। माइकोराइजा ये आपका ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई के बीच में। 2 तरीके का माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा, जिसको वैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैम। आगे हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मैं इसको डिस्कस करूंगी कि माइकोराइजा लिखने का आ गया तो क्या करेंगे। फिर शॉर्ट नोट फिर से लिखने को आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट आ गया है। कैरोटेनॉइड पिगमेंट, कितना अच्छे से मैंने आपको कैरोटेनॉइड पिगमेंट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाइए। देखिए कैरोटेनॉइड पिगमेंट के बारे में क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाइए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे मैंने सारा पिगमेंट बताया है। मैंने कैरोटेनॉइड के बारे में भी बताया है। कैरोटेनॉइड पिगमेंट में कौन क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल है। पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि दिस इज द लिपिड सॉल्युबल, और आप यहाँ पे कहेंगे दिस इज द 8 आइसोप्रीन यूनिट पाया जाता है, इसीलिए 40 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 40 कार्बन का कंपाउंड है। 2 फॉर्म में होता है, ठीक। कितने फॉर्म में होता है कैरोटेनॉइड? 2 फॉर्म में। किसमें किसमें? कैरोटीन में और ज़ैंथोफिल में। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी बताया है मैंने। कैरोटीन का मैंने कहा था कि ये नॉन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, बताया है मैंने, नॉन ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ऑक्सीजनेट, इसका फार्मूला मैंने बताया था C40H56, इसका फार्मूला था C40H56O2, ठीक। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ होता है? कैरोटीन बीटा मतलब ये आपका कैरेट वगैरह में पाया जाता है। ये और भी जगहों पे पाया जाता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन इसको, इन सबको डिफरेंस करने से पहले आप लिखेंगे, पहले तो ये लिपिड सॉल्युबल है, आइसोप्रीन यूनिट का कंपाउंड है। ये क्या है? प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो आप कहेंगे दैट इज यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है। लेकिन फॉर्म क्या बनाता है? एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स है, मैंने डिस्कस किया था, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है ये। इसीलिए एक्चुअली में क्या है? ये एक्सेसरी पिगमेंट है। एक्सेसरी का मतलब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में नहीं होता। याद करिए, मैंने ये बात आपको बताई हुई है। आप अच्छे से उसको देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप रहेगा ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक लाइट क्वेंचर का काम करता है। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर में, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? आपके ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कैरोटेनॉइड भी तो है ना, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के सोलराइजेशन को रोकते हैं। किसको? सोलराइजेशन को, या फोटो ऑक्सीडेशन को। बताया था मैंने, हाईलाइट इंटेंसिटी को क्वेंच कर लेते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। मैग्नीशियम एंड आयरन का रोल पूछा है, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। आयरन और मैग्नीशियम लिख दीजिए भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैग्नीशियम के बारे में लिखने को आ गया तो बहुत सारे ये आपके इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं, रूबिस्को में है, पेप्केज का एक्टिवेटर है, मैग्नीशियम राइबोसोम की बाइंडिंग जो सब यूनिट्स हैं उसकी बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों सब यूनिट। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। इसके अलावा हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस का सबसे पहला एंजाइम, वहाँ पे भी मैग्नीशियम का ही यूज़ होता है। आयरन के बारे में भी मैंने कहा था, आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये सबसे ज़्यादा अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में प्लांट के द्वारा लिया जाने वाला सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। आयरन का रोल क्या है? ये कैटालेज एंजाइम, साइटोक्रोम एंजाइम सब में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ओके।
एब्सिसिक एसिड, इस पे शॉर्ट नोट तो लिख ही सकते हैं। एब्सिसिक एसिड के को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। हमने आपको बताया था ये स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेम एनी 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर नॉट हार्मोन। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, विच आर नॉट हॉर्मोन्स। एक्चुअली टाइपिंग में गलती हो गई है। ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन नहीं है, देखिएगा आएगा क्या आपको। नेम एनी 5 ऑक्सिन। 5 ऑक्सिन के नाम तो मैंने ही लिखा है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और उसके बाद 2,4-D, 2,4,5-T, ये तो सब मैंने ही लिखवाया। ठीक है। कैम पाथवे आराम से कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट, वेरी गुड। ये दोनों एक ही चीज है, फोटोसिंथेटिक यूनिट और क्वांटासोम। ये दोनों क्वांटासोम, पार्क एंड बिगिंस। आगे हम बताएंगे कि क्वांटासोम्स क्या होते हैं। आप देखिएगा, आप कर सकते हैं क्या अपने से, नहीं तो फिर मैं इसको कल डिस्कस करूंगी। निफजीन, निफजीन के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसको भी मैं कल कितना लिखना होगा ये मैं बताऊंगी। ठीक, आज अपनी नॉलेज को आप बस चेक करिए कि आपने जितना पढ़ा है कितने क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी कोटेंट, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी कोटेंट आरक्यू, आरक्यू मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आरक्यू डिस्कस कर लीजिए। ट्रेस एलिमेंट, मैंने कहा था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं बताइए, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं? 8। आउट ऑफ 17 एसेंशियल एलिमेंट, ये मैंने पढ़ाया है आपको। आउट ऑफ 17 एसेंशियल एलिमेंट्स 9 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड 8 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, और माइक्रो को ही ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। हाउ डज मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट द नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब बताइए, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मोलिब्डेनम नहीं होगा तो नाइट्रोजिनेज वर्क नहीं कर पाएगा भाई, और नाइट्रोजिनेज होगा ही नहीं तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा नहीं। कितना अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। आप इतना आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट तो अपने से बना ही सकते हैं। ठीक, नेम द साइट वेयर एटीपी एंड एनएडीपीएस सिंथेसाइज ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। सब मैंने पढ़ाया आपको। एटीपी कहाँ बनती है, लाइट रिएक्शन में एटीपी कहाँ बनती है, एनएडीपीएस। तो हमने आपको कहा था, देखिए कैसे, एक जाइएगा आप लोग वो केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, पीटर मिशेल वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको, केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, उसमें मैंने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बताया था ना, पढ़ाया था। तो कहाँ एटीपी बनती है, इस ऐसे F0F1 CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स के बारे में वो जाइए, केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में जाइए। वहाँ पे मैंने केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ाया है, उसको देखिए और ये आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या दिया है, नेम द 2 प्लांट्स ऑफ केल्विन सेलेक्टेड फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। केल्विन एक साइंटिस्ट थे ना, केल्विन, उन्हीं के नाम पे केल्विन साइकिल पड़ा हुआ है C3। तो उन्होंने ऐसे कौन से 2 प्लांट चूज किए थे अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक, हिंट में भी मैं दे रही हूँ, एल्गी ही था। अब कौन कौन से एल्गी थे आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगी। डिफरेंस बिटवीन क्वांटम, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छे से बताया है मैंने। क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगेन ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। क्वांटम रिक्वायरमेंट हमने कहा था, क्वांटम यील्ड क्या होता है 1 ऑक्सीजन। हमने देखिए यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, अरे यार 1 मिनट, हमने आपको कहा था एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए जितने क्वांटा लाइट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो बताइए, एक ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए 8 क्वांटा लाइट की जरूरत पड़ती है, 8 फोटोन, ठीक है ना। और एक फोटोन यूज करके कितना ऑक्सीजन रिलीज किया जा सकता है उसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। तो 1/8 हो जाएगा ये, तो ये 0.025 कुछ ऐसे आएगा ना, 25% के आसपास। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 40 तो यहाँ पे हैं, बाकी बीच में कम से कम एक शॉर्ट नोट में 10-10 क्वेश्चन, इस तरीके से 60 से 70 क्वेश्चन, 70 या 75 क्वेश्चन के आसपास मैंने इसको देखा था। और ये सारा का सारा अब तक जितना भी पीसीएस में क्वेश्चंस आया हुआ है मेंस में, वो सारा मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़े हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से, ये सारी चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट हो जाएगा। आपका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी अगर आपको डर लग रहा होगा कि किस तरीके के सवाल आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप अपने से जरा चेक करिएगा। उसके बाद कल मैं जो भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़, निफ जिन के बारे में आपको कितना इफेक्टिव लिखना है वो मैं बताऊंगी।
क्वांटा सोम, और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक यूनिट आ गया तो कैसे लिखना है। बाकी बाकी सारे क्वेश्चन तो मोस्टली मैंने आपको पढ़ाए हैं। केवल 8 से 10 वीडियोस में आपको पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आप कंप्लीट कर लेंगे। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोस आपके ऐप के ऊपर हैं। मैं आज टॉपिक वाइज मैं वहाँ पे जो है ना सेट करवा देती हूँ कि आपको पहले कैसे कैसे टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पहले कवर करने हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रा देखिएगा, चेक करिएगा। और अगला जो हम लोग इस तरीके के मॉडल पेपर वगैरह और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगला किसका डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक हम लोग जेनेटिक्स का तो हो गया है ना शायद, हाँ जेनेटिक्स का हो गया है। फिर भी मैं जेनेटिक्स का एक और मॉडल पेपर, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मैं एक और मॉडल पेपर कराऊंगी। इसके बाद हम लोग इकोलॉजी का करेंगे। इकोलॉजी में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी हैं, उसको जब हम क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे ना उस वक्त करेंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, जैसे कुछ स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे हैं वो लोग पूछ रहे थे कि मैम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, तो हम टॉपिक वाइज वहाँ पे स्टार्ट कर लिखवा देते हैं कि कौन सा टॉपिक फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे आप उस तरीके से पढ़ाई शुरू करिए, वैसे ही सीक्वेंस में आप पढ़िए। बाकी फॉर सबके उसके लिए सुविधा के लिए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। सबकी सुविधा की मतलब कोई अपनी तैयारी कैसे कर रहा है, मैं पर्टिकुलर अपनी अपनी तरह से तैयारी नहीं करवा रही हूँ। मैं आप लोगों से मैंने पहले ही कह दिया था कि ये आपका एग्ज़ाम है, अब ये आप डिसाइड करें क्योंकि आप प्री क्वालिफाइड हो एक तरीके से, आप बॉर्डर पे हो। आपने अगर मेंस के लिए एग्जाम जो है एडमिशन लिया है तो आप बॉर्डर पे हो, या आपको एक उम्मीद है, तो आप जिस तरीके से चाहोगे मैं उस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी। ठीक है ना, तो आप अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपको और कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सारी चीज़ कर रही हूँ, दिवाली के बाद हम लोग और स्पीड से पढ़ाई करेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी मैं इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करती रहूँगी। क्या क्या वहाँ पे आपके जीआईसी का सिलेबस में कितना है, एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी तो ये पूरा मैंने लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जीआईसी के सिलेबस में वो नहीं है, तो मैं उसको नहीं लूँगी। ठीक, तो बाकी जो भी आपके जीआईसी के सिलेबस में है, और आश्रम पद्धति वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यही आपका ना पूरा का पूरा सिलेबस है, तो आप आश्रम पद्धति के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, और बाकी हमारा जो एलटी वाला बैच है वो तो रनिंग है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज जो है वो एकदम आसपास ही हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो हेल्पलाइन नंबर जो होगा उस पर आप कॉल करिए, और एलटी टीएसटी पीएसटी के लिए जो बैच रनिंग है उसको स्टार्ट करिए। उसमें भी हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें दिवाली के बाद से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा। आपको एकदम पूरा का पूरा नोट्स मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है ना, जो हम पढ़ाते हैं उसका पूरा का पूरा नोट्स मिलता है, और यही सेम नोट आपको उसमें भी दिया जा रहा है जीआईसी मेंस में। ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग जैसे मैं यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम नोट्स थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिएगा, तो मैं आपको नोट्स दिखा भी दे रही हूँ। जैसे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने आज हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मैं नोट दिखा दूँ आज जो हम लोग, जैसे बहुत लोगों को डाउट है कि नोट्स कैसे मिल रहे हैं, तो नोट्स आप जैसे चाहते हैं वैसे बिल्कुल नोट, जैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम है तो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अब ये सारा एज इट इज़ ऐसे कलरफुल नोट आपको मिल जाता है, ठीक है, ऐप के ऊपर उसी उसी लेक्चर के नीचे। तो एंडोक्राइन सिस्टम का ये नोट है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए जितने भी पेजेस के आपके ये नोट हैं, ये इस तरीके के आपको नोट्स मिल जाते हैं। जैसे ये हाइपोथैलेमस पढ़ा रहे थे हम लोग, ठीक है, और हाइपोथैलेमस का काम क्या क्या है, तो एक बार इस नोट को आप देख लीजिए। हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको क्या लिखना है, ये पूरा का पूरा देखिए नोट है। ओके, ये आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको नोट आपके जैसे ही लेक्चर अपलोड होते हैं वैसे ही नोट आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस तरीके के नोट्स होते हैं। बाकी हम तो हैं ही, कोई भी दिक्कत होती है मैं ऑलवेज़ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। किसी की प्रॉब्लम थोड़ा सा देर से सुन पाती हूँ, किसी की जल्दी सुन पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम सुनूँ।
और सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बाकी हर तरीके का कोऑपरेशन आप लोगों को मिलेगा। और आफ्टर दिवाली आई थिंक हम लोग एक दूसरी चीज़ भी करने वाले हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का कुछ चार्ज होगा, वो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आपके इस 4,500 वाले उसमें पैकेज में आपको नोट्स मिलते हैं, आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं, और देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं अपने मन से पढ़ा पाती हूँ, 2 घंटे पढ़ा पाती हूँ, 1.5 घंटे पढ़ा पाती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। और ये आप भले ही आप कह लें कि हमें लाइव क्लास नहीं मिलती तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्लास पढ़ा के मैं कह दे रही हूँ कि आप बाद में जो है ना अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ये नहीं, तो एलटी का सिलेबस मैं लाइव क्लास पढ़ा के नहीं खत्म कर पाऊंगी। इसलिए हम लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। ये डाउट आप अपना जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिना इंक्वायरी के एडमिशन ले लेते हैं, फिर अननेसेसरी जो है ना डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट। ठीक है, तो आपको आपके जो एलटी का जो सर्विस है उसमें क्या क्या मिलता है, आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलती है, आपको लाइव डाउट सेशन मिलेगा, ठीक है, वंस इन अ वीक। फिर लाइव आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा वंस इन अ वीक। ओके, उसके बाद लाइव हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और उसके बाद वीकली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। वीक के एंड में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, लगभग 60 to 100 क्वेश्चंस के पेपर हो सकते हैं। जितना भी वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाए, आप वीक के एंड में जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, ये सब कुछ आपको दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ओके क्योंकि अभी मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि 2-3 दिन की क्लास बस डिस्टर्ब हुई थी, बाकी मैं फिर से रेगुलर हूँ। तो ये तो हमारा है एलटी का। और जैसी मेंस के अंदर भी आपने, अगर आपको जो है तैयारी करनी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, बाद में आपके पास टाइम कम बचता है, तो आप पढ़ नहीं पाते हो, फिर परेशान होते हो कि बस इतना कम टाइम है, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।